So now we will start with the first article of Indian Constitution, the first part and the first article. The first part that talk about the union and its territories. What is mean by the territories? क्या मतलब होता है टेरिटरीज का? जमीन ही है, उसको अगर आप लीगल टर्म में बात करें, किसी देश का अगर अधिकार है तो टेरिटरीज हो जाएगा। तो कोई भी देश कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के पहला स्टेप क्या हो, देश हो, किसी देश के लिए लिखा जाएगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट ही है कि द यूनियन एंड टेरिटरीज, देश फिर लोग, और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे राइट्स एंड अदर थिंग। तो पहला जो पार्ट है वो ये बात करता है कि इंडिया का डिफिनीशन क्या होगा, क्या है इंडिया, इसके बॉर्डर्स क्या होंगे, स्टेट्स क्या होंगे। तो स्टार्ट ही होता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन का मतलब जो इंडिया है दैट इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, दैट हैज बीन डिफाइंड ऑलरेडी इन द दिस आर्टिकल। तो पहला जो आर्टिकल है दैट्स टॉक अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहले आर्टिकल का पहला क्लॉज है दैट्स टॉक अबाउट द इंडिया दैट इज द भारत, दैट विल बी द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब ये पहला आर्टिकल ही बात करता है दैट इज द यूनियन ऑफ इंडिया। इस पे बहुत डिबेट हो रहा था कि यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, क्योंकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि यूएस विल बी द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे हमने कहा कि नो, इट विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस पे डिबेट इसलिए था क्योंकि था कि इंडिया फेडरल है कि ये यूनिटरी है। तो अंबेडकर ने इस पे क्लियर किया कि इंडिया विल बी फेडरल, लेकिन नाम जो होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ओके। फेडरल कई बार लोगों को कंफ्यूज ये करता है कि फेडरल का मतलब होता है कि स्टेट्स ने एग्रीमेंट करके भारत बनाया। पहले स्टेट्स थे और उन्होंने एग्रीमेंट किया और फिर इंडिया एक देश का गठन हुआ, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं मैसेज देना चाहते थे, एग्रीमेंट होगा तो बाद में लोग तोड़ के बाहर भी जा सकते हैं कि नहीं नहीं अब हमें इंडिया में नहीं रहना, एग्रीमेंट हमें तोड़ना है। तो इसीलिए हमने ये तोड़ने वाली चीज ही नहीं लाई। वैसे डिस्पाइट यूएस हैव रिटेन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, लेकिन वहां पे भी एक बार कोई यूनियन में आ जाता है, अगर कोई यूएसए के कंट्रीज का जो डिफिनीशन है उसमें आ जाता है तो वो बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक होता है कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, कि न ही देश तोड़ा जा सकता है और न ही स्टेट तोड़ा जा सकता है। और दूसरा जो डिफिनीशन होता है कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का क्या है, एक मैंने बताया कि इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडस यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीन बाय दिस? इंडिस्ट्रक्टिबल का क्या मतलब हुआ, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। और यहां पे अगर सेम चीज को लिखे कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल, तो क्या मतलब हुआ? इस देश को तोड़ सकते हैं। इंडिया का यही कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में देश नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन जो स्टेट्स है वो तोड़ सकते हैं। स्टेट्स का जो मैप है वो बदलता रहेगा। इंडिया में इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारा जो था पहले राजवाड़ा था, जो यूएस में कॉलोनी था उन्होंने बाद में जाके कॉलोनी बनाया ब्रिटेन ने, लेकिन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले किंगडम से राजवाड़ा होते थे। राजवाड़ा आपस में लड़के अपना किंगडम कभी बढ़ाते थे कभी घटाते थे, जो जहां तक जीत लिया वहां तक उसके राज्य में आ जाता था।
तो जो राजवाड़ों का स्टेट्स फॉर्मेशन था वो एक साइंटिफिक नहीं था। जैसे साइंटिफिक तरीके से होता है कि इतने इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ये लैंग्वेज बोलते हैं, तो इनका एक अलग स्टेट हो गया, इस तरीके की इकॉनमी है तो इसका एक अलग हो गया, इस तरीके का कल्चर है तो अलग हो गया। राजवाड़ों का क्या था कि किसी को भी जीत लिया, इंक्लूड कर लिया, वो तो कहीं पे भी कितना भी एक्सपैंड कर सकते थे। तो इंडिया का इसीलिए था कि इंडिया का जो बेसिस था वो था राजवाड़ों के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द किंगडम एंड मोनार्की। और कॉलोनियल पीरियड में ये हुआ कि उन्होंने जीता लेकिन कहीं कहीं पे प्रिंसली स्टेट को बरकरार रखा। और कहीं जो इन्होंने कॉलोनियल पीरियड में भी इन्होंने सही से रीऑर्गेनाइज नहीं किया। उन्होंने जो जैसे भी, ये भी तो एक एक करके जीत रहे थे। आप लोग पढ़े होंगे मराठा युद्ध के बाद पूरा मराठा वाला एरिया इनके अंडर में आ गया। जब इनका मैसूर वार हुआ उसके बाद पूरा मैसूर वाला एरिया आ गया। तो जहां जहां ये जीत रहे थे इंक्लूड करते जा रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, अपने में मिलाते जा रहे थे। दिस वाज द केस। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तभी हमें बहुत क्लियर था कि हम जो देश बनाएंगे उसमें रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो स्टेट्स है वो चेंज होंगे, उनका कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होगा, देश का डिफाइंड बाउंड्री होगा। लेकिन इंडिया के भी पक्ष में हमने कहा कि इंडिया भी बढ़ सकता है लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता है। इनडेस्ट्रक्टिबल क्या है? इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको जोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, जोड़ सकते हैं, ऐड है। तो अभी आप आर्टिकल आर्टिकल 1 में ही जब पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 1 क्या कह रहा है, नेमिंग कर दिया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्लॉज, द स्टेट एंड टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इनटू द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल, व्हाट इज द फर्स्ट शेड्यूल? एक सेपरेट हमने चैप्टर बना के रखा है, उसमें हमने नेमिंग एंड एवरीथिंग लिख के रखा है। जैसे शेड्यूल फर्स्ट में मैं गया तो यहाँ पे क्या टेरिटरीज में क्या है, आंध्र प्रदेश को डिफाइन किया है, असम को डिफाइन किया है कि क्या क्या बाउंड्रीज होगा, कहाँ कहाँ तक इनके ये एरियाज होंगे, रीजन होंगे, ये सब डिफाइंड है शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में इंडिया के जो टेरिटरीज हैं वो डिफाइंड है। टेरिटरीज डिफाइन का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए बिहार है, the territory which immediately before the commencement of the constitution were either comprised of the province of Bihar or were being administered as if they formed part of the province, and the territories specified in the clause A of the subsection of the section 3 of the Bihar and Uttar Pradesh Act। ठीक है, तो इनके बीच एग्रीमेंट होगा कि यूपी और बिहार का बॉर्डर कहां से कहां तक है, तो वहां पे हमने ये डिफाइन किया है कि कौन सा एग्रीमेंट हम फॉलो करेंगे। क्लियर है? गुजरात का इन्होंने यह डिफाइन किया है कि द टेरिटरीज रेफर टू द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, कि उस बुक में जो लिखा है कि ये बाउंड्री है तो वो यहाँ पे डिफाइन होगा गुजरात का। तो हर एक स्टेट का इन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ किया है, दैट इज अंडर द शेड्यूल 1। व्हाट इज द शेड्यूल 1? It specified the territories and the states। क्लियर हो रही है? अब यहां पे है कि इंडिया दैट इज द भारत, यहां पे इंडिया दैट इज द भारत, तो एक नाम क्यों नहीं रखा? इंडिया भी हो सकता था, भारत भी हो सकता था। या राइट, जैसे हम इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया था, ओरिजिनल हम भारत ही डिसाइड कर देते हैं, वही हम यूज करते थे हमेशा से। ठीक है, तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने कहा कि भारत ही हम लेके चलेंगे, लेकिन वहाँ पे साउदर्न स्टेट है, उन्होंने कहा कि ऐसे तो आप हर चीज़ को हिंदी वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, संस्कृताइज कर देंगे, तो फिर हमारा जो द्रविडियन लैंग्वेज है उसका तो इग्नोरेंस होगा ना, आपका डोमिनेंस होगा। तो उन्होंने विरोध किया कि इंडिया ही रहने दिया जाए। तो लास्ट में एग्रीमेंट में यह है कि इंडिया और भारत दोनों हम रख लेते हैं कि इंडिया दैट इज द भारत एंड दिस विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो पहला क्या क्लियर कट बताता है? पहला ये बताता है कि व्हाट इज द इंडिया एंड व्हाट इज द भारत। ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो भारत एंड इंडिया सेम। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि क्यों हमने भारत और इंडिया रखा? क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। इंडिया वाज द नेम गिवन बाय द ब्रिटिश, तो हमें फॉरेन नेम को हटाना था, और भारत जो एक्सेप्टेड था हमें उसी के साथ कंटिन्यू करना था। क्लियर? क्लॉज 2 क्या कह रहा है?
ये आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर क्लॉज होते हैं। आर्टिकल 1 है, क्लॉज पहला हम लोग पढ़ रहे थे, इंडिया दैट इज द भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यूनियन ऑफ द स्टेट्स का मतलब क्लियर हो रहा है ना। इंडिया इज डिस्पाइट द फेडरल, यहाँ पे ये हम मैसेज दे रहे हैं कि ये किसी स्टेट्स का एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बना है। पहले भारत बना, उसके बाद हमने स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया। तो स्टेट्स कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हम अब मन नहीं कर रहा है भारत में रहने का, हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ इसमें एग्रीमेंट है ही नहीं। पहले भारत बना और उसके बाद हमने रिकॉग्नाइज किया कि ये गुजरात है, ये बॉम्बे है। तो पहले भारत आया, फिर स्टेट्स आए, इसीलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। क्योंकि हम इस पे बहुत डिबेट था कि हम यूएस वाला मॉडल क्यों नहीं फॉलो करें, क्योंकि यूएस उस समय डोमिनेंट था, वही एक सक्सेसफुल, बहुत ही सक्सेसफुल कंट्री था उस समय, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत सक्सेसफुल हो रही थी। तो इस पे डिबेट था कि बहुत लोगों का मानना था, जो लोग मानिए चाहते थे कि रीजनल भी डेवलपमेंट हो, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनकी भी कुछ स्वामित्व हो, उनका भी कुछ अधिकार हो, उनकी भी कुछ सोवर्निटी हो। तो वो कह रहे थे कि फेडरेशन होना चाहिए। ठीक है, अंबेडकर ने बोला फेडरेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पावर डिवाइड होगा स्टेट्स एंड यूनियन के बीच में, लेकिन मैं फेडरेशन नहीं लिख सकता, क्योंकि भारत का जो डिवीजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, वो इसी कंफ्यूजन में हुआ था। जब यहाँ से उन्होंने कई एग्रीमेंट लेके आए थे, कैबिनेट मिशन जो आया था ब्रिटेन का, कैबिनेट मिशन में उन्होंने बोला था कि देयर विल बी द टू ग्रुपिंग, एक ग्रुपिंग में अगर चाहे तो वो अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी चक्कर में पाकिस्तान का जो डिमांड होने लगा कि हमें एक सेपरेट नेशन ही बनाना है। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ब्रिटेन से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए आए थे, और उन्होंने कई ग्रुपिंग बना दिया था। ग्रुपिंग में ये अधिकार को लेकर झगड़ा था कि ग्रुपिंग अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा और बाद में पूरे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ग्रुपिंग ने ऐसा इंटरप्रेट किया, खासकर जो मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि जो खासकर पंजाब सिंध ये वाला पार्ट, जो वेस्ट वाला पंजाब है, वहाँ पे सिंध है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था जो अभी बलूचिस्तान वाला एरिया है, और ऊपर जहाँ पे लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, तो ये सब एरिया का एक ग्रुपिंग था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि हम एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमें अधिकार है। कांग्रेस का मानना था कि सब अलग अलग लिख रहे हैं अपने अनुसार, लेकिन बाद में एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और ये जो छोटे छोटे ग्रुपिंग है इनको इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके का कंफ्यूजन भारत के आजाद होने के बाद लोगों के मन में न जाए, जो स्टेट्स हैं उनके मन में न जाए, क्योंकि भारत के आजाद होने के बाद भी 570 के आसपास रियासतें थीं जो अभी अलग अलग राजवाड़े वहां पे राज करते थे, उनको इंटीग्रेट करना था। तो इसीलिए हमने क्लियर कट मैसेज दिया कि इट विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि फेडरेशन का जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन होता है वो होता है कि एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। क्लियर हो रहा है वाई वी एडॉप्टेड यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का ये मतलब नहीं हुआ कि इंडिया यूनिटरी है, इंडिया फेडरल है, लेकिन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स के रिजल्ट से इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ। इट इज द इंडिया, उसके बाद स्टेट्स बने। ये चीजें क्लियर हो रही हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा ना यहाँ से। देन आ रहा है कि टेरिटरीज जो है कहाँ पे डिफाइंड है, दैट इज इंडिया की जो टेरिटरीज है, बॉर्डर कहाँ से किस एरिया में किसका बॉर्डर है, बिहार कैसे डिफाइंड है, गुजरात कैसे डिफाइंड है, ये सारा का सारा डेफिनेशन हमने फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है। शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट होता है, लेकिन उसको लास्ट में हम प्रोवाइड करते हैं ताकि कंफ्यूजन न क्रिएट करे। जैसे बीच में ही अगर मैं यहाँ पे 5 पन्ने का ये दे दूं कि ये गुजरात का बॉर्डर होगा, तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी ना। जैसे यहाँ हमने कनेक्टेड वे में डिस्कस किया है क्लियरिटी के लिए, तो इसीलिए जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन लंबा हो रहा है उसको हमने नीचे शेड्यूल में रखा है, शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 12। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। शेड्यूल 1 में क्या डिफाइन करता है, दिस इज द टेरिटरी। अब टेरिटरी का यहाँ पे आंध्र प्रदेश का डिफिनीशन है, यहाँ पे असम का डिफिनीशन है कि बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक असम का है, यहाँ पे बिहार का है, गुजरात का है, जितने भी स्टेट्स हैं सबके डिफिनीशन यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो उन्होंने पहले लिख दिया है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, तो वो आप कहाँ देखेंगे, आप जाके शेड्यूल 1 में देखेंगे। क्लियर, शेड्यूल क्लियर हो रहा है। टोटल शेड्यूल कितना है, 12 है। 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये सेपरेट पार्ट है टू एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, हाँ, नया वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो मैं ओल्ड वर्जन यूज करता हूँ, जैसे नया वाले में ऐड होगा, 1 मिनट में दिखाता हूँ।
मेरे पास थोड़ा सा पुराना वाला वर्जन है, ये नया वाला है। जब भी न्यू स्टेट्स का होगा तो बाउंड्री चेंज हो जाएगी, वो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। वहीं पे ऐड होगा, नीचे वहाँ ऐड होगा। जैसे यहाँ पे मानिए जो भी चीजें हैं, तो यहाँ नीचे है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7 के द्वारा इन्होंने ऐड किया है ये 2A ऐड है, तो यहाँ पे नीचे लिखा है कि कब ऐड हुआ है। फिर इसको रिपील भी किया है, तो नीचे लिखा है कि इट वाज रिपील्ड इनटू द 75। ठीक है, तो जहां पे होगा ये नीचे लिख देंगे कि इस समय ऐड हुआ, इस समय रिपील हुआ। नया वाला क्यों नहीं खुल रहा है, एक सेकंड में दिखाई देता हूं। तो तेलंगाना यहाँ ऐड कर दिया है 2014 में, नीचे ऐड है। नीचे आपको जहां पे ऐड होगा तो ब्रैकेट में करके देते हैं। ठीक है, व्हाट यू आर आस्किंग? नहीं, एडिशन तो हमेशा जो है, जब जिस सीक्वेंस में बनेगा, यहाँ पे ईयर के हिसाब से होगा। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने, उसके बाद तेलंगाना बना, तो यहाँ पे इन्होंने ये ऐड किया। और इसकी जो बाउंड्री इन्होंने लिख दिया कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक 2014 में जो लिखा है, सेपरेट एक्ट बना के करा था, तो उसमें डिफाइन किया है कि क्या इसका बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ पे इन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि आपको बाउंड्री देखना है तो कहाँ पे जाके देखना है, दैट विल बी वैलिड। जो भी अमेंडमेंट होगा नीचे होगा, मतलब उसी में पेज में नीचे वो ऐड करते हैं। जैसे आप फर्स्ट में भी है तो यहाँ पे सिर्फ छोटा सा लिखेंगे 1, और नीचे यहाँ पे किया है कि कब कैसे ऐड हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीजें? तो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 समझ में आ रहा है? व्हाट इट्स डिफाइंस? इट्स डिफाइन इंडिया का जो नेम है और किस तरीके का नेचर है। ठीक है, दूसरा क्या डिफाइन करता है कि अगर नाम के बारे में क्लियरिटी जानना है, आपको बॉर्डर के बारे में क्लियरिटी जानना है, तो आप शेड्यूल 1 में जाके देखिए, वहां जो लिखा होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द बाउंड्री एंड द नेम एंड अदर थिंग। ठीक है, जो थर्ड क्लॉज है दैट्स टॉक अबाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, पहला जो होगा स्टेट्स होगा, दूसरा होगा यूनियन टेरिटरीज होगा, और जो थर्ड होगा दैट विल बी द, अगर हम कोई नया चीज जीतते हैं, कोई नई जमीन जीतते हैं, तो एक्वायर्ड लैंड भी उसमें ऐड होगा। 3 तरीके की चीजें ऐड हो सकती हैं। स्टेट्स यूनियन ऑलरेडी है। इंडिया का फ्यूचर में भी अगर हम एक्सपैंड करते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान को फिर से वापस ले लिया तो वो एक्वायर्ड लैंड में आएगा, अफगानिस्तान को ले लिया तो एक्वायर्ड में आएगा, तो दैट विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द टेरिटरी। तो यहाँ पे देखिएगा टेरिटरी और यूनियन ऑफ स्टेट्स बहुत अलग अलग है। ये नेचर दिखाता है कि जो रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन है, जो देश और स्टेट्स के बीच में रिलेशन है, वो क्या है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सिर्फ कह रहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये इंडिया का बॉर्डर नहीं डिफाइन कर रहा है, ये इंडिया और इंडिया के जो स्टेट्स है उसके बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहा है। और लेकिन जो बॉर्डर है, जो लैंड है, वो कहाँ पे डिफाइंड है, क्लॉज 3 में। कई बार लोग ये कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया से छोटा है। ये ये लैंड को कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स को ये नहीं कह रहे कि इंडिया का ये लैंड है, इन्होंने यहां पे डिफाइन किया कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन, जो हमारा देश है और जो स्टेट्स है उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है। रिलेशन क्या है, क्या भी मैंने बताया, आप बताइए क्या रिलेशन है इंडिया और स्टेट्स के बीच में? आप बताइए। हम्म, इंडिया और स्टेट्स के बीच में ये रिलेशन है कि स्टेट्स जो है वो इंडिया के पार्ट है, इंडिया से ये तोड़ के नहीं जा सकते हैं। इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि ये मिलके इंडिया बना रहे हैं, पहले ही इंडिया बना और उसके बाद हमने रिकॉग्नाइज किया कि डिफरेंट स्टेट्स इसके अंडर में रहेंगे। यही इसकी क्लियरिटी है। कहीं से भी लक्ष्मीकांत में भी लिखा है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स
इज ए बेटर, मतलब छोटा है एज कंपेयर टू द यूनियन ऑफ ये टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे इन्होंने लक्ष्मीकांत में लिखा है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ स्टेट के बीच में कंपेयर किया है। कंपेयर नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों चीज अलग अलग बता रहा है। ये बता रहा है कि लैंड कितना बड़ा होगा, ये बता रहा है कि रिलेशंस क्या होगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये छोटा है, केवल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में स्टेट्स भी है, टेरिटरीज भी है, यूनियन भी है, और अगर हम जीतते हैं वो भी उसमें इंडिया में होगा, लेकिन रिलेशन जो रहेगा दैट विल बी द इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यूनियन को कभी नहीं तोड़ सकते हैं और स्टेट्स को जब चाहे तब हम तोड़ सकते हैं। नीचे इसमें प्रोविजन है। क्लियर हो रही है? ये आर्टिकल 1 समझ में आ रहा है? व्हाट इज द आर्टिकल 1? ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या क्या बता रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया, रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन। दूसरा, where the boundary will be defined, where the name will be defined, everything will be defined in the schedule 1. ठीक है, what is the third clause? थर्ड क्लॉज क्या बोल रहा है कि जो टेरिटरी है, टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? इट विल इंक्लूड द स्टेट्स, ऑल यूटीज, एंड ऑल्सो इफ ही विल एक्वायर सम एरियाज। क्योंकि ये वाला क्लॉज भी उस समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय कई ऐसे स्टेट थे जो इंडिया में मिलने को नहीं तैयार थे। जम्मू एंड कश्मीर, जैसे आपका ये राजस्थान का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है? उदयपुर वाला, उदयपुर एरिया, वहां के राजा नहीं तैयार थे जल्दी मिलने को। फिर आपके हैदराबाद के जो निजाम थे वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, ऐसे बहुत से एरिया थे, दे वर नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ, और एक्सेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत दबाव डाल के हमने उनसे साइन कराया था। गोवा बहुत बाद में हुआ, पुडुचेरी बहुत बाद में हुआ, सबसे बाद में तो पुडुचेरी हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें अभी बाकी थी ऐड होना, इसीलिए हमने थर्ड वाला भी एरिया दिया था। थर्ड वाला एरिया ऐसे भी देना था क्योंकि एक स्टेट की सोवर्निटी होती है कि अगर कहीं से लैंड एक्वायर करता है तो वो इंक्लूड कर दे। सिक्किम को हमने बहुत बाद में इंक्लूड किया 1975 में। ठीक है, तो ये चीजें हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की। तो एक बार लिख लीजिए ये वाला पार्ट। तो इसका नाम रहेगा यूनियन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो लिखिए, पहले लिखिए पार्ट 1, पार्ट 1 दैट्स टॉक अबाउट द यूनियन एंड टेरिटरीज। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे हम बात कर रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 के सामने लिखिए नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। फिर लिखे क्लॉज 1। क्लॉज 1 क्या डिफाइन करता है? नेम ऑफ द कंट्री एंड इट्स यूनियन स्ट्रक्चर। क्लॉज 1 क्या डिफाइन करता है? नेम ऑफ कंट्री एंड इट्स यूनियन स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट लिखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया कॉमा दे दीजिए, दैट इज भारत, फिर कॉमा, shall be union of states. India that is Bharat shall be union of states. This provision, next point, this provision establish the official name of country as India and Bharat. This provision establishes the official name of country as India and Bharat. हिंदी में जैसे बोलेंगे, यह प्रावधान देश का आधिकारिक नाम भारत और इंडिया के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, दिस प्रोविजन एस्टेब्लिशेस द ऑफिशियल नेम ऑफ कंट्री एज इंडिया एंड भारत। दिस प्रोविजन एस्टेब्लिशेस, एस्टेब्लिशेस का मतलब क्या होता है? स्थापित करता है। द ऑफिशियल नेम ऑफ कंट्री एज इंडिया एंड भारत। दिस प्रोविजन का मतलब यह प्रावधान, यह प्रावधान, प्रोविजन का मतलब यही होता है। दिस प्रोविजन एस्टेब्लिशेस द ऑफिशियल नेम ऑफ कंट्री एज इंडिया एंड भारत। इट डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में यह भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, कॉमा, सिग्निफाइंग दैट
द स्टेट्स डिराइव देयर अथॉरिटी, कॉमा के बाद लिखिए सिग्निफाइंग दैट द स्टेट्स डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट सोवर्निटी। कॉमा के बाद लिखिए, पहले लिखना था इट्स डिक्लेयर इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, कॉमा सिग्निफाइंग दैट इट्स स्टेट्स डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन and do not have independent sovereignty. The phrase union of states highlight the indestructible 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 destructible. This the phrase union of states highlight the indestructible nature of the Indian Union. Nature of Indian Union. इंडेस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन का मतलब तोड़ा नहीं जा सकता इंडियन यूनियन को। अगर आप कंपेयर करना चाहें कि इंडिया वर्सेज यूएस का, तो लिखिए उसमें द यूनाइटेड स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज The United States is described as indestructible union of indestructible states. Indestructible union of indestructible states. The United States is described as indestructible union of indestructible states, meaning, comma के बाद लिखिए meaning both union and its constituent states cannot be dissolved or cannot be broken, cannot be dissolved. Dissolve का मतलब तोड़ना. Meaning both union and its constituent states cannot be dissolved. Clear? In contrast, comma, India is an indestructible union of destructible states, comma, meaning the union cannot be dissolved, फिर से बोलूं, In contrast, India is an indestructible union of indestructible states. उसके बाद कॉमा लगाना है. Indestructible union of destructible states. States तोड़ा जा सकता है ना. Comma, meaning the union cannot be dissolved, but the states boundary or the names can be reorganized. But the states boundaries or the name can be reorganized. हो गया? अगर कहीं छूटा हो तो प्लीज आस्क. हो गया सबका? नेक्स्ट क्लॉज 2. क्लॉज 2 में क्या बोलते हैं? The states and the territories are specified in Schedule 1. The states and the territories are specified in Schedule 1. Third clause क्या बोलता है? It's define the territory of India which includes, लिखिए, clause 3, article 1 का clause 3 हम लोग पढ़ रहे हैं. That means it defines the territory of India which includes territories of all the states listed in Schedule 1, union territories, territories of states, then union territories. Third, any other territory that may be acquired by India in the future. पहला हो गया territories of the states, दूसरा territories of union टेरिटरीज, यूटीज, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया.
दादरा एंड नगर हवेली है, ये सब यूटीज हैं। तो पहला इसमें है कि टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरा क्या है यूटीज या टेरिटरीज ऑफ यूटीज, और तीसरा जो है एनी अदर टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन द फ्यूचर। Any other territories that may be acquired by India in the future। आर्टिकल 1 क्लियर हो रहा है? क्या हम लोग स्टार्ट किए आज पढ़ना? कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट 1, और उसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं आर्टिकल 1। तो कभी भी आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले देश जानेंगे ना, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पहले देश डिफाइन होगा। इसीलिए पहला ही स्टार्ट हमारा है कि देश का नाम क्या है, इसका एरिया क्या होगा, स्टेट्स के बीच में नेचर कैसा होगा, ये क्लियर है। ये इस आर्टिकल 1 में ही डिफाइन कर दिया। देन वी कम एट द आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट कि अगर कोई भी एरिया स्टेट्स इंडिया के बाहर है, उसको ऐड करना है इंडिया में, तो व्हाट विल बी द प्रोसेस? तो दैट विल बी डन बाय द आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट। और उसका पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन टू और इस्टेब्लिश और न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड द कंडीशन एज इट थिंक फिट। तो यहाँ पे देखिएगा बात हो रहा है कि स्टेट्स का बात कर रहा है, यूटीज की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई भी चीज बाहर है, स्टेट्स बाहर है, इंडिया में नहीं है, अगर उसको ऐड करना है एज ए स्टेट, तो हमारे पास क्या होगा? आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 से ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट लॉ बना के किसी को भी ऐड करेगा। कल को जैसे एग्जांपल बांग्लादेश इंडिया में आना चाहता है, तो हम एक लॉ बना देंगे, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसी के थ्रू आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यूटीज है, जैसे दो तरीके से इंडिया में लोगों चीजों को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है। एक हो सकता है कि न्यू स्टेट बनाने के लिए हम बाहर से किसी को लाएं, ठीक है। जैसे इंडिया का ये मैप है, ये तो इंडिया का मैप दिखा है, इतना है, तो इनको तोड़ फोड़ करना है, तो इसके लिए आर्टिकल 3 है कि अगर पहले से ही पार्ट है स्टेट इंडिया का, तो उसको तोड़ना है या उसको घटाना है, बढ़ाना है, तो आर्टिकल 3 होगा। लेकिन ये इंडिया ऑलरेडी इन इस बने हुए स्टेट्स के बाहर कोई स्टेट्स, यहाँ पे छोटा सा कोई एरिया है, वो कह रहा है कि इंडिया का मुझे पार्ट बनना है, तो ये किसके थ्रू होगा? आर्टिकल 2 के थ्रू होगा, क्योंकि आर्टिकल 2 में साफ साफ कह रहा है कि न्यू स्टेट्स, ठीक है। और ये स्टेट्स ऑलरेडी इंडिया के पार्ट नहीं है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में यही डिफरेंस है कि अगर बाहर से किसी स्टेट्स को लाके इंडिया का स्टेट्स बनाना है, इंडिया का पार्ट नहीं है, तो आर्टिकल 2 आएगा। लेकिन इंडिया का ऑलरेडी कोई पहले का स्टेट है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया, तो आंध्र प्रदेश पहले इंडिया का ही पार्ट था, हमने उसी को तोड़ के तेलंगाना बनाया ना, तो नया स्टेट बनाया, लेकिन वो इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन कोई ऐसा जमीन स्टेट्स जो पहले बाहर था इंडिया के, वो इंडिया का पार्ट बनना चाहता है, तो दैट विल बी डन बाय द आर्टिकल 2, एंड यहाँ पे जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। क्लियर हो रही है चीजें? लेकिन यहाँ पे केवल स्टेट्स लिखा है, यूटी नहीं लिखा है। तो यूटी कोई बनाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ेगा, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा। जैसे गोवा को बनाया, सिक्किम को बनाया, तो हमने अलग से लिखा। जैसे एक एग्जांपल, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, तो सिक्किम क्या था? सिक्किम को हमने स्टेट डायरेक्ट नहीं बनाया था, उसको पहले हमने एसोसिएट स्टेट बनाया था। एक नया कैटेगरी था जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं था। तो कुछ भी आप नया बना रहे हैं तो विरोध होगा ना कि भाई स्टेट्स लिखा है ना, एसोसिएट स्टेट्स तो लिखा नहीं है। तो सिक्किम को जब इंक्लूड करना था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में 2A पार्ट जोड़ा था। ऐसे ही जब हमने गोवा को भी अपने में इंक्लूड किया था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया था, नॉट बाय द डायरेक्ट पार्लियामेंट्री एक्ट। क्लियर हो रही है चीजें? तो स्टेट्स बनाना है तो दिक्कत नहीं है, यूटीज बनाना है तो
आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू आर्टिकल 368 का जो प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 है, एक स्पेशल प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको चेंज करना है तो उसमें जिस तरीके का प्रोविजन लिखा है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, आपको इनका एसेंट चाहिए, इस तरीके से बिल पास होना चाहिए, वो आर्टिकल में एक सेपरेट आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 368 दैट्स टॉक अबाउट द अमेंडिंग पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार मैं दिखा भी देता हूं आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा है कि किस आर्टिकल को किस प्रोसेस के थ्रू हम चेंज करेंगे, यहाँ पे पूरा डिफाइंड है। ठीक है, किसी में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, किसी में आपको स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए, तो ऑल दीज आर डिफाइंड हियर। तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको ऐड करना स्टेट्स तो दैट कैन बी डन बाय द डायरेक्ट, बट इफ देयर विल बी द यूनियन टेरिटरीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। दो चीजें हम पहले बात की, हम पहले बात की कि स्टेट नया बनाना है, तो एक हो सकता है कि इंडिया के मैप के अंदर से ही हमें बनाना हो, जैसे यहाँ पे इंडिया के इतने स्टेट्स हैं, कल को मन करे कि मध्य प्रदेश को तोड़ के आधा इधर एक नया स्टेट बना दो, ठीक है, इसको मैं बना दूं बुंदेलखंड, ठीक है, तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ पे तोड़ के बनाने में दिक्कत नहीं होगा, वो डायरेक्टली आपका आर्टिकल 3 में दिया है। लेकिन अगर आपको मानिए यहाँ कोई छोटा सा मालदीव है, मालदीव को इंडिया का पार्ट बनाना है, तो क्या होगा, वो आर्टिकल 2 के थ्रू होगा। दो आर्टिकल दिया है, एक दिया है कि अगर वो इंडिया का पार्ट हो और एक हो कि न्यू स्टेट है, टोटली नया है, इंडिया से वो इंडिया का वो पार्ट नहीं है, तो दैट विल बी डन बाय द आर्टिकल 2 एंड इफ ऑलरेडी दैट इज द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी देन इट विल बी डन बाय द आर्टिकल 3। दूसरा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 2 में अगर बाहर से हम नया स्टेट बना रहे हैं तो केवल स्टेट्स बनाने के लिए है, यूनियन टेरिटरीज उसमें जिक्र नहीं है, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए हमें सेपरेट अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, तब होगा। ये चीजें क्लियर हो रही हैं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज बनाने के लिए इसलिए अलग से प्रोविजन है क्योंकि उसमें यूनियन के पास ज्यादा पावर होता है, तो अगर आप ज्यादा पावर लेना चाहते हैं, यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन कोई उनका अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं होता है, तो उस पर पावर ऐसे होगा ना कि आप अगर सब कुछ पार्लियामेंट्री पावर से कर लेंगे तो जो पावर में है पार्टी वो क्या चाहेगी कि जितना भी नया ऐड हो सब यूटीज हो, न्यू स्टेट्स क्यों करे, न्यू स्टेट्स में पावर चला जाएगा लोकल्स के पास, तो ऐसे में आपको स्पेशल प्रोविजन लाना पड़ेगा। क्लियर हो रही है क्यों हमने स्पेशल प्रोविजन लाया, क्योंकि यहाँ पे यूनियन के पास जो पावर है वो ज्यादा है, यूनियन ही डायरेक्ट गवर्न करता है, तो हमने इस चीज को रोकने के लिए हमने कहा कि ठीक है आप बाहर से कोई लैंड या कोई भी न्यू स्टेट्स ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप स्टेट्स नहीं बना रहे हैं, कुछ भी और डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू करना पड़ेगा। और अगर एसोसिएट स्टेट जैसे उन्होंने सिक्किम के केस में लाया तो वहां पे उन्होंने 2A ऐड किया था, लेकिन बाद में कोई एसोसिएट स्टेट बना ही नहीं, वो स्पेशल यूनिक प्रोविजन था, जल्दीबाजी में बनाया गया था, क्योंकि इंडिया को उस समय खबर लगा कि जो सिक्किम है वो पहले अलग देश था, सिक्किम अलग राजवाड़ा था, तो इंडिया को पता चला कि सिक्किम पे जो चाइना है वो कैप्चर करना चाहता है, जैसे तिब्बत पे उन्होंने कैप्चर किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने जल्दीबाजी में वहां का इन्फ्लुएंस किया, ऑलरेडी वहां पे कांग्रेस का इन्फ्लुएंस था उनके पार्लियामेंट में, तो वहां पे हमने पारित कराया कि सिक्किम इंडिया के साथ मिलना चाहता है। इंडिया ने जल्दी जल्दी में आर्टिकल 2A बनाया और उसको जो औहदा दिया, जो उनको हमने न्यू तरीके से रिकॉग्नाइज किया, उसको एसोसिएट स्टेट्स के नाम पे किया, और बाद में एसोसिएट स्टेट कोई नया बना नहीं तो हमने इसको रिपील भी कर दिया, ठीक है। तो आर्टिकल 2A जो हुआ था, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन एज द एसोसिएट स्टेट्स, वो है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आर्टिकल 2 एंड 2A, कोई कंफ्यूजन? 2A समझ में आ गया ना, 2 भी। तीसरा है आर्टिकल 3 जो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यहाँ पे लिख दिया एग्जिस्टिंग स्टेट का मतलब ऑलरेडी दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आंध्र प्रदेश को तेलंगाना बनाना था तो वो पावर किसके पास है? आर्टिकल 3 में डिफाइन है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, यहाँ पे कह रहा है कि पार्लियामेंट बाय लॉ इट कैन फॉर्म ए सेपरेट स्टेट
बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम द एनी स्टेट्स। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स, एक एरिया बढ़ा के उन्होंने, अगर वो चाहे तो सिक्किम को कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का दे सकते हैं, उसका बढ़ा सकते हैं। तो इंक्रीज करेगा तो डिमिनिश भी होगा, तो डिमिनिशिंग का भी पावर है। और उसके साथ अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अगर बाउंड्री इधर का उधर में करना चाहे तो दैट कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट। एंड नेम ऑफ एनी स्टेट, नेम अगर चेंज करना है किसी स्टेट का, उड़ीसा को ओडिशा करना है तो वो पार्लियामेंट सिंपल प्रोविजन से कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से बिल को पास करना पड़ेगा, कि ऐसे बिल जैसे नॉर्मल होता है कि एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट दे कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द बिल। एक्ट बनाने का कोई भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर और द गवर्नमेंट मेंबर। लेकिन अगर नया स्टेट्स बनाना है तो ऐसे केस में हमें प्रेसिडेंट का पहले रिकमेंडेशन जाएगा, उसके बाद ही नया बिल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्पेशल है। नॉर्मल एक्ट बनाने के लिए क्या होता है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन स्टार्टिंग में नहीं चाहिए होता है, बहुत कम एरिया में चाहिए होगा। जैसे बजट के लिए चाहिए होगा, जैसे आप यहाँ पे न्यू स्टेट्स बनाना है तो चाहिए है। नॉर्मल केस में कोई भी दे सकता है, पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर जाके एक बिल स्टार्ट कर सकता है, मेजॉरिटी से पास करा ले तो वो एक्ट बन जाता है। यही प्रोसेस है। आर्टिकल 3 में स्पेशल इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे प्रोवाइडेड that no bill for the purpose shall be introduced either house of the parliament except the recommendation of president। नीचे लिखा है यहाँ पे प्रेसिडेंट, एक स्पेशल प्रोविजन हो गया कि प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करेगा, और प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन केवल प्रेसिडेंट का नहीं होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करता है और वो भेजता है। ठीक है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। क्लियर। दूसरा चीज है कि आर्टिकल जो 3 हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है, वहां पे लिखा था साफ साफ एग्जिस्टिंग स्टेट है। तो अगर किसी स्टेट जिसको आप तोड़ रहे हैं या जिसको आप जोड़ रहे हैं उसमें एरिया, तो सबसे पहले बिल भेजने के पहले आप उस स्टेट्स को एक रिजोल्यूशन भेजेंगे कि उसका ओपिनियन जानने के लिए, कि आंध्र प्रदेश से पूछेंगे कि हमारा ऐसा विचार है कि हम आंध्र प्रदेश को तोड़ के एक उसका पार्ट तेलंगाना बनाना चाहते हैं। तो वो उस स्टेट्स के असेंबली में जाएगा और उसका ओपिनियन एक पर्टिकुलर टाइम में आ जाएगा प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि जो रेफरेंस वो भेजेंगे उसमें वो टाइम भी लिखा होगा कि सच ए टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें, कि अगर कोई नया स्टेट किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट से तोड़ के बनाना है तो प्रेसिडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेफरेंस भेजेंगे उस स्टेट्स को और उस स्टेट से उसका ओपिनियन पूछेंगे कि क्या आपका विचार है। ठीक है, और वो विचार कुछ भी रहे वो प्रेसिडेंट पे लागू नहीं होता है, प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने। ये सिर्फ एक तरीके से सिंबॉलिक होता है, एक तरीके से सिर्फ एक तरीके से का रिचुअल्स होता है कि बस एक कोरम पूरा करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश कह दे कि नहीं तोड़े तो वो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट पे बाइंडिंग है। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा बाइंडिंग है कि नहीं बाइंडिंग है, तो जो स्टेट्स का रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है वो। और ये है कि स्पेसिफाइड पीरियड में अगर स्टेट नहीं भेजेगा तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करके उस बिल को आगे बढ़ा सकता है। क्या क्या पढ़े हम लोग अभी तक, क्या क्या पढ़ा है थोड़ा बता दीजिए, आप बता दीजिए। प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, वो पार्लियामेंट को भेजेगा और पार्लियामेंट में, तो यहाँ पे लिखा है कि आइदर हाउस स्टार्ट, ये बिल कहाँ से हो सकता है, आइदर हाउस। आइदर हाउस का मतलब लोकसभा राज्यसभा, किसी में भी ये बिल पास हो सकता है, किसी में भी स्टार्ट हो सकता है। इनिशिएट का मतलब उसमें पहली बार जाना हो सकता है ना, कभी लोकसभा में पहले बिल डिस्कशन स्टार्ट हो, कभी राज्यसभा में हो। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बिल होता है जो हमेशा स्टार्ट लोकसभा में होता है, कोई कोई बिल होता है जो हमेशा स्टार्ट केवल राज्यसभा में होगा। लेकिन अगर नया स्टेट्स बनाना है और नया स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट से बनाना है तो उसका जो होगा आइदर हाउस, किसी में भी हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इंट्रोड्यूस के पहले एक कंडीशन है कि वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट अभी रिकमेंडेशन करे उसके पहले एक बार एक रेफरेंस भेजे, एक रेजोल्यूशन। रेफरेंस रेजोल्यूशन का मतलब एक नोटिफिकेशन भेजे स्टेट्स को, और स्टेट्स अपना ओपिनियन बताएगा। ठीक है,
यहाँ पे स्टेट्स का ओपिनियन का मतलब उनके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें वो डिस्कस होगा, उस पर ओपिनियन जाना जाएगा, वोटिंग होगा और वो भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब ये बात होता है कि स्टेट जो होता है उसके बाद दो तरीके का किसी किसी स्टेट में हाउस होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी किसी में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक दिन और हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर है? 6 स्टेट्स में है। कौन कौन सा 6 स्टेट्स है जिसमें 2 हाउस है? यूपी, बिहार, फिर हाँ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है। आपको पता है कि स्टेट्स के बाद 2 हाउस का क्या मतलब होता है? स्टेट्स के बाद किसी किसी स्टेट्स के पास 2 हाउस हैं। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय दिस? नहीं पता है? ठीक है। जैसे लोकसभा राज्यसभा है पार्लियामेंट का 2 पार्ट। ये आप देखते होंगे न्यूज में कि लोकसभा में अभी स्पीच चल रहा है, राज्यसभा में हो रहा है, 2 हाउस है। ऐसे ही किसी किसी स्टेट्स में 2 हाउस है। नॉर्मली 1 हाउस से भी काम चलता है, जैसे लोकसभा भी रहे काम चलेगा, एक और एक्स्ट्रा हाउस हम बना देते हैं ताकि वहां पे कुछ चीजें ज्यादा डिबेट होंगी, वहां पे कुछ एक्सपर्टाइज लोग आ जाएंगे, उसका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे ही जो बड़े स्टेट्स हैं कुछ कुछ, उन्होंने अपने स्टेट्स असेंबली के लिए 2 हाउस रखे हैं। एक हाउस जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे एमएलए लोग, सांसद लोग और ये विधायक लोग बनते हैं, और दूसरा होता है वो भी एमएलए बनते हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। वो जैसे उस स्टेट के जो ऑलरेडी एमएलए हैं वो कुछ लोगों को चूज करके भेजते हैं। कुछ जैसे लोकल पंचायत इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसके हेड होते हैं, ग्राम पंचायत के जो प्रधान होंगे या जो वार्ड मेंबर होंगे या जो म्यूनिसिपैलिटीज के जो मेंबर होते हैं, लोकल बॉडीज, वो इलेक्ट करते हैं। और किसी किसी में जो टीचर होते हैं, गवर्नमेंट टीचर, उनको अधिकार होता है वोट करने का। तो उसमें आम जनता, हम आप नहीं वोट कर सकते। उसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं होता है, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। 1/6 पार्ट उसमें स्टेट असेंबली को दिया गया है, 1/6 पार्ट उसमें जो लोकल बॉडीज है उनको दिया गया है, कुछ नॉमिनेशन गवर्नर को दिया गया है। तो उसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद और विधानसभा 2 चीजें होती हैं। ठीक है। तो किसी किसी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सब में रहेगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो राज्यसभा के जैसे है वो किसी किसी स्टेट में है, और वो नंबर ऑफ स्टेट जो है वो 6 है। ठीक है। 6 स्टेट्स में जो 6 है, पहला यूपी, दूसरा बिहार आसपास है, और जो 4 बचे वो भी काफी आसपास है। तो ये आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, चारों एक पास एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें? आर्टिकल 2 एंड 3 बहुत कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि नया स्टेट्स बनाना है तो 2 तरीका हो सकता है। एक तो देश के अंदर के स्टेट्स को नया बना दें तोड़ के, एक है कि बाहर के स्टेट्स को किसी को हम इंक्लूड करें। तो इसमें सेपरेट प्रोविजन है। आर्टिकल 2 जो है वो सेपरेटली केवल बाहर के स्टेट्स को है। इसमें भी एक चीजें हैं कि वहां पे सिर्फ स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज नहीं है। क्लियर? तो अगर बाहर से किसी भी जमीन के टुकड़े को लाके अगर यूटीज आप बना रहे हैं तो वो उसके लिए आपको आर्टिकल 2 नहीं होगा, आपके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रोविजन बनाना होगा। क्लियर? लेकिन एक स्टेट्स बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली वहां पे आर्टिकल 2, और आर्टिकल 2 ये पावर किसको देता है? पार्लियामेंट को देता है। सिंपल सी चीज है, पार्लियामेंट अपना एक्ट बना के कर लेगा। फिर हम आते हैं कि अगर स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंडिया के अंदर और उसको तोड़ के या जोड़ के नया स्टेट्स बनाना है तो उसके लिए अगेन जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। और उसका जो प्रोविजन है कि सिंपल जो पहला इनिशिएशन होगा वो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। और प्रेसिडेंट रिकमेंड करने के पहले एक बार जिस स्टेट को तोड़ रहा है या जिसको जोड़ रहा है उसको जाके पूछेगा कि आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है। तो ये सिर्फ कस्टमरी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग है, ताकि अब उस स्टेट को तोड़ रहे हैं तो उसको भी जाने। जैसे होता है ना कि मानिए आप देखेंगे कि पुराने जमाने में शादी होता था तो पहले से ही पेरेंट्स डिसाइड कर लेते थे शादी पक्का है, सब आपस में पक्का कर, फिर भी बेटे से एक बार पूछते थे या बेटी से कि पसंद है कि नहीं पसंद। फिर बेटा कहे हाँ तो ठीक है, ना कहे तो भी कहते थे ठीक है तो भी करना पड़ेगा, वो तो बाद में तुम्हें पसंद आ जाएगा। तो ऐसे ही है कि यहाँ पे जो हम प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं स्टेट से वो सिर्फ कस्टमरी है, एक नेम से के लिए पूछ रहे हैं, वो बाइंडिंग नहीं है। वो स्टेट हाँ कहे या ना कहे, ये टोटल जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। क्लियर? लिखिए फिर आप लोग।
नहीं, सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा ये वाला तो प्रोविजन नीचे है, एक बार ये भी दिखा दूं। वो आर्टिकल 4 में है, बिल कैसे आर्टिकल, देखिए यहाँ पे है जो बिल पास होगा दैट विल बी बाय द सिंपल मेजॉरिटी। लॉ आर्टिकल 2 and 3 contain the provision of the amendment schedule 4th, such no law aforesaid be deemed to be part of the purpose of article 368। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि 368 का पार्ट नहीं है, इसका मतलब वो सिंपल मेजॉरिटी होगा। ठीक है, कहीं साफ साफ लिखा भी था सिंपल मेजॉरिटी है, लिखा नहीं है क्या? 368 के थ्रू हो, अगर इस आर्टिकल 2-3 के थ्रू जो भी हो रहा है वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होगा, वो एकदम प्लेन पार्लियामेंट्री लॉ होगा, उसको नहीं माना जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आर्टिकल 4 भी यही कहता है कि दिस विल बी नॉट कंसीडर एट द अमेंडमेंट बाय द आर्टिकल 368। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 368 के थ्रू नहीं हो रहा है तो वो सिंपल मेजॉरिटी ही होगा। ठीक है, जो भी स्पेशल मेजॉरिटी है वो 368 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कंसीडर होगा अगर आर्टिकल 2-3 के थ्रू हो रहा है। 2-3 ही है। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि कैसे प्रोसेस है, लिखें? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, तो आर्टिकल 2 में जो हेडिंग रहेगा एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 empowers parliament to admit new states into the union or establish new states, into the union or establish new states। Article 2 empowers parliament to admit new states into the union और establish new states। बात वही हुआ, वो एडमिट करे या नया बना दे, बात तो दोनों एक ही हुआ। टू इनटू द यूनियन, बस इतना ही, आगे वाला लाइन वही रिपीट है। पार्लियामेंट में क्रिएट ए स्टेट्स फ्रॉम न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज थ्रू ए लॉ। इसका मतलब ये भी हुआ, पार्लियामेंट में क्रिएट ए स्टेट्स फ्रॉम ए न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी थ्रू ए लॉ। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट एक लॉ बना के कोई भी नया एक्वायर्ड जो लैंड है उसको अपने टेरिटरीज में इंक्लूड कर सकता है। फ्रॉम न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी थ्रू ए लॉ, थ्रू THROUGH, थ्रू ए लॉ, थ्रू ए लॉ। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में लिखिए, आर्टिकल 3 empowers parliament to form Article 3 empowers Parliament to form a new states, form new states and alter the areas, boundaries, alter the areas, comma, boundaries, comma, or names of existing states। यहाँ पे लिखिए पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट बाई के अंदर 3 पॉइंट लिखना है। द पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू स्टेट बाई, पहला, separating a territory from an existing state। Parliament can create a new state by, पहला जो पॉइंट है, separating a territory from an existing state, uniting, दूसरा पॉइंट है uniting two or more states or part of thereof, uniting two or more states or part of thereof। Second one, uniting two or more states or part thereof। thereof मतलब उनके छोटे छोटे पार्ट को भी मिला के कर सकते हैं। thereof एक ही में होगा, THEREOF। thereof मतलब उनके भागों को मिलाकर। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इंटीग्रेटिंग एनी टेरिटरी इनटू एन एग्जिस्टिंग स्टेट। integrating any territories into an existing state। Next point, Parliament has power to increase or diminish, Parliament has power to increase or diminish the area of any state। Parliament has power to increase or diminish, DIMINISH, diminish
द एरिया ऑफ एनी स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट कैन चेंज state boundaries. Parliament can increase or change the state boundaries or rename any state or rename any state. देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में जो इन्होंने दिया है, जो आगे का कंडीशन इन्होंने दिया है कि प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस हैज बी इंट्रोड्यूस, जो इन्होंने बोला है प्रेसिडेंट का पहले रिकमेंडेशन चाहिए, और नीचे इन्होंने जो बोला है कि ओपिनियन हम स्टेट लेजिस्लेचर से मांगेंगे, तो इसको प्रोविजो कहते हैं। प्रोविजो का मतलब होता है स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन का मतलब होता है कि ये चीजें इसमें स्पेशल है, ठीक है। प्रोसेस तो ये इन्होंने दिया है ऊपर कि एक नया स्टेट जो ऑलरेडी स्टेट पार्ट है इंडिया का, उसको बनाने के लिए ये पावर है, लेकिन नीचे इन्होंने स्पेशल जो प्रोविजन दिया है यहाँ पे है। फिर इन्होंने दो एक्सप्लेनेशन भी दिया है। यहाँ पे दिया है कि स्टेट्स दैट इंक्लूड द यूटीज, ये आर्टिकल 3 की बात हो रही है। आर्टिकल 3 में स्टेट्स का मतलब यूटीज इन्होंने डिफाइन कर दिया है, आर्टिकल 2 में कुछ नहीं डिफाइन किया था, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन 2 में दिया है कि पावर कॉन्फर्ड टू द पार्लियामेंट बाय क्लॉज इंक्लूड द पावर टू न्यू स्टेट यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसका अगर सिंप्लीफाई में मीनिंग बताऊं तो ये कह रहे हैं कि एक तरीका होता है कि एक ही स्टेट को तोड़ दिया जाए, तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही अलाउड है, मध्य प्रदेश को ही यूज कर रहे हैं। कभी कभी ये भी तो हो सकता है मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट तोड़ दूं और छत्तीसगढ़ का ये वाला पार्ट तोड़ दूं और इतने को एक ही स्टेट बना दूं, ये भी तो हो सकता है। कभी कभी ये भी होगा कि दिल्ली यूटी है, इसका थोड़ा सा पार्ट तोड़ के उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, इसके में जोड़ के एक ही स्टेट बना दूं। कभी कभी ऐसा होगा कि दो यूनियन टेरिटरीज को तोड़ के एक में बना दूं, ये भी तो है, स्टेट को लूं ही नहीं। तो यूटीज का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जितने भी हैं ऑलरेडी इंडिया के पार्ट हैं। आर्टिकल 3 में है कि स्टेट्स को एक भी स्टेट को तोड़ सकते हैं, दो स्टेट को थोड़ा थोड़ा तोड़ के बना सकते हैं, हो सकता है एक स्टेट के आधा पार्ट को तोड़ दें, ये पूरे स्टेट को इसमें मर्ज कर दें, ये भी तो हो सकता है। पूरे स्टेट को ही कन्वर्ट कर दें, जम्मू एंड कश्मीर पूरा स्टेट था, पूरे को यूटी बना दिया, पूरा का पूरा नहीं बना दिया, बना दिया। तो ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन हम कर सकते हैं, इसको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कहते हैं कि स्टेट ऑलरेडी है उसको हम दूसरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे पहले उत्तर प्रदेश यहाँ तक था, उत्तराखंड यूपी का पार्ट था, तोड़ के हमने उत्तराखंड अलग बना दिया। आप देखिएगा इंडिया का मैप बहुत चेंज हुआ है। इंडिया जब स्टार्टिंग में आजाद हुआ था तो उस समय जो पहला रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था सिर्फ 14 स्टेट्स थे, अभी दुगुना हो गए, ठीक है। तो चीजें रीऑर्गेनाइज हुई हैं। पहले इधर आसाम में सिर्फ त्रिपुरा था और मणिपुर था, और ये जितने भी थे असम के पार्ट थे। अरुणाचल प्रदेश सेपरेट नहीं था, नागालैंड अलग नहीं था, ये सब असम के पार्ट थे, तो तोड़ के अलग अलग बना दिया। इधर ये पंजाब में ये तीनों थे, हरियाणा मध्य प्रदेश ये तीनों एक थे, इनको पेप्सू बोलते थे, अभी इसको अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है। ये पहले बॉम्बे का पार्ट था, महाराष्ट्र एंड गुजरात, बॉम्बे था ये दोनों मिला के। बॉम्बे अभी हम एक शहर जानते हैं, लेकिन पहले बॉम्बे प्रोविंस था, प्रोविंस में ये दोनों आते थे, गुजरात और महाराष्ट्र, तोड़ दिया। तो बहुत कुछ आपको लिखेगा जो तोड़ के बनाया है। जैसे अभी जो रिसेंट तोड़ा है तेलंगाना तोड़ा है, ठीक है। अभी जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया है, उसके कुछ साल पहले हम छत्तीसगढ़ झारखंड को बनाए थे। तो ये जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है ऑलरेडी पार्ट थे, और ऑल दे हैव डन बाय द आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 3 ये कहता है कि सिर्फ स्टेट ही नहीं, हम यूटीज को भी तोड़ सकते हैं और आपस में दोनों को मिक्स कर सकते हैं, उनके नाम को भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाउंड्री को भी अल्टर कर सकते हैं, इतनी चीजें हैं। तो देखिएगा सिटी का नाम नहीं दिया है, आर्टिकल 3 डजंट टॉक अबाउट द सिटीज और द किसी पर्टिकुलर एक छोटे स्टेट के सब पार्ट की बात नहीं कर रहा है। गांव का नाम चेंज करना है, किसी मोहल्ले का नाम चेंज करना है, दैट आर टोटली पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तो कई बार घुमा के पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 3 ओनली टॉक्स अबाउट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, नॉट अबाउट द जो सिटी का नेम चेंज है या सिटी का बाउंड्री चेंज करना है, वो टोटल जो पावर है वो स्टेट्स के पास है। इसमें यूनियन का बहुत हल्का सा वो होता है हाथ, इसमें सिर्फ स्टेट यूनियन को बताता है कि हमने इस सिटी का नाम चेंज किया, क्योंकि सिटी का नाम चेंज करने के बाद आपको यूनियन का भी काम बढ़ा देते हैं ना, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती हैं, तो इसीलिए सिर्फ बताते हैं, लेकिन टोटल जो पावर है दैट इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। सिटी का नेम चेंज और द बाउंड्री चेंज टोटली जो रिडिक्शन किसका है, स्टेट का है। कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे लिखिए क्या क्या चीजें हो गई हैं।
कहाँ तक लिखा था अभी? अच्छा, प्रोविजो आप लिख लीजिए। प्रोविजो का ब्रैकेट में लिखिए स्पेशल प्रोविजन। प्रोविजो, PROVISO, प्रोविजो ब्रैकेट में स्पेशल कंडीशन। A bill proposing such changes can only be introduced in Parliament. A bill proposing such changes can only be introduced in Parliament with the President's recommendation. With the President's, President के आगे inverted comma में करके S लिखेगा। A bill proposing such changes can only be introduced in Parliament with the President's recommendation. With the President's recommendation. Next point, if the bill affects the area, boundaries or the name of any state, if the bill affect the area, boundaries or name of any state, ये सब कॉमा करके लिखेगा। if the bill affects the area, area के बाद फिर boundaries के बाद कॉमा, area के बाद भी कॉमा रहेगा, boundaries के भी बाद कॉमा रहेगा, और the name of any state, इसके बाद भी कॉमा रहेगा। कॉमा के बाद लिखिए जब the president must refer it to states legislature for their views। देखिए ये मस्ट है, भेजना मस्ट है, एक्सेप्ट करना उनके मन की बात है। प्रोसेस में है कि भेजना पड़ेगा, भले आप उनकी बात माने या ना माने, ओपिनियन आपको जानना पड़ेगा। क्लियर? द प्रेसिडेंट मस्ट रेफर इट टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर व्यूज। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इंक्लूड है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, नीचे लिख लीजिए कहीं अपने लैंग्वेज में कि स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर एवर इट एग्जिस्ट। वेयर एवर इट एग्जिस्ट मतलब जहाँ जिस स्टेट में ये है। स्टेट लेजिस्लेटर इंक्लूड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल wherever it exists। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्लियर है ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? व्हाट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? दो हाउस स्टेट लेवल पे होता है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय स्टेट्स ओपिनियन and can proceed after specified period expires। and can proceed after specified period expires। specified period का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जो रेफरेंस में दिया गया है ना कि 20 दिन के अंदर आप बताइए, 1 महीना के अंदर बताइए, तो इसके बाद वो उनका कुछ भी ओपिनियन हो ये प्रोसीड कर सकते हैं। Parliament is not bound by the state's opinion and can proceed after specified period expires। Specified period expired। दो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था आर्टिकल 3 के अंडर में, तो एक्सप्लेनेशन 1 लिखिए। एक्सप्लेनेशंस अंडर आर्टिकल 3, पहला एक्सप्लेनेशन 1 लिखिए। एक्सप्लेनेशन 1 एक बार मैं दिखा दूं, यहाँ पे 2 प्रोविजो है, तो एक प्रोविजो में ये कहता है कि यूनियन टेरिटरीज जो है, स्टेट्स जहां जहां है उसका मतलब यूनियन टेरिटरीज भी हैं, लेकिन जो प्रोविजो में स्टेट्स है वहां पे यूनियन टेरिटरीज नहीं है। प्रोविजो का मतलब जहां पे ये पूछा गया है कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का और वहां पे प्रेसिडेंट शुड रेफर दिस बिल। तो यूटी ऑलरेडी पार्ट है जब इसका यूनियन का, तो वो क्यों जाके पूछेगा ओपिनियन? ऑलरेडी आप ही के कंट्रोल में है। तो जो आप रेफरेंस है वो दिल्ली को तोड़ना है तो दिल्ली की स्टेट असेंबली से पूछना जरूरी नहीं है। क्लियर हो रही है ये?
क्योंकि ऑलरेडी यूटीज आर गवर्न बाय द जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो क्यों फालतू का एक क्लॉज करें जो हमारे ही थ्रू है। तो हम अपने आप से क्या पूछे, हाँ का मतलब हाँ, ना का मतलब ना, तो स्टार्ट करें। तो एक प्रोविजो जो है वहां पे यूटीज का हम परमिशन नहीं लेंगे, तो वहां पे स्टेट्स का मतलब यूटीज नहीं है। लेकिन जो पहले आर्टिकल 3 में कहा जा रहा है कि स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, स्टेट के एरिया को घटा बढ़ा सकते हैं, वहां जहां जहां स्टेट लिखा है वहां वहां पे स्टेट्स का मतलब यूटीज भी है। एक बार दिखा दो तो क्लियर होगा। कहाँ गया, यह एक्सप्लेनेशन 1 है। इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई कहाँ पे है, ये ए टू ई है यहाँ तक। यहाँ पे स्टेट हर जगह लिखा है, यूटीज कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसकी बाउंड्री तोड़ सकते हैं। तो ये बाउंड्री एरिया ये सब कुछ डिमिनिशिंग है, सब जगह स्टेट्स और यूटीज दोनों के लिए कहा गया है। तो प्रोविजो 1 एक्सप्लेनेशन 1, इन दिस आर्टिकल क्लॉज ए टू ई द स्टेट्स इंक्लूड यूटीज बट इन प्रोविजो स्टेट डजंट इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी। प्रोविजो क्या है, प्रोविजो ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको हम प्रोविजो कह रहे हैं। प्रोविजो का मतलब स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन का मतलब जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है, प्रेसिडेंट को भेजना है, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो रही है ये चीजें। एक्सप्लेनेशन 2 में बोला है द पावर कॉन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट बाय द क्लॉज 1 इंक्लूड द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज टू द एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। सो यही बात है कि यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी मिला के एक नया हम पार्ट बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हम स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ए टू ए में नहीं था, तो उसको भी तो इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो भी इंक्लूडेड है। कंफ्यूजन हो रहा है कि क्लियर हो रहा है? क्लियर है ये चीजें, तो लिख लीजिए। एक्सप्लेनेशन 1 पहला लिखिए। एक्सप्लेनेशन 1, इन क्लॉज ए टू ई states include union territories. In clause A to E, states include union territories, but in the proviso, state doesn't include union territories. But in the proviso, states doesn't include union territories. Explanation 2, हिंदी में भी लिखना है किसी को कि इंग्लिश सफिशिएंट है? हिंदी में भी बोलूं? सही है ना, इंग्लिश से तो सब समझ में आ ही जा रहा है। नहीं, जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग बोलिएगा, हिंदी वाला मैं बोल दूंगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2, द पावर कॉन्फर्ड बाय क्लॉज ए include the ability to form a new states or union territory. The power conferred by clause A, clause A में ही बोला था ना कि states बना सकते हैं, तो वहाँ states की जगह पे UTs भी बना सकते हैं, इसमें यही बोला है, ठीक है। The power conferred by clause A includes the ability to form a new state or union territory, a new state or union territory by merging part of any state or union territory with another. Ability to form a new state or union territory by merging part of any state or union territory with another. फिर से बोलता हूँ। The power conferred by clause A includes the ability to form a new state or union territory by merging part of any state or union territory within another. With another. ANOTHER. Any part of state or union territory with another. समझ में आ रहा है ना इसका मतलब? वहां पे सिर्फ क्लॉज ए में स्टेट बोला है, यहाँ पे कह रहे सिर्फ स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी में भी बना सकते हैं। और उसका एक एग्जांपल जो है जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल है। क्लियर हो रही है ये चीजें? प्रोसेस एक बार और लिखा दूं कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। लिख लीजिए, प्रोसीजर फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन।
प्रोसीजर फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। प्रोसीजर अब सिंपल हो गया, पहले क्या प्रोसीजर स्टार्ट होगा? पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना मन बनाएगा कि बनाना है, फिर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को जाएगा, प्रेसिडेंट पहले रेफरेंस भेजेगा, रेफरेंस के बाद ओपिनियन आएगा, ओपिनियन आए या ना आए, उसके बाद प्रोसेस क्या होगा कि पार्लियामेंट आगे बढ़ेगा बिल के साथ, उसके बाद पार्लियामेंट पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, यही प्रोसेस है। तो लिखिए द प्रोसीजर फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, द प्रोसेस बिगिन व्हेन the process begins when the council of ministers proposes reorganization and for sends it for presidential recommendation. And send it for the presidential recommendation. रिकमेंडेशन को हिंदी में अनुशंसा बोलते हैं, अनुशंसा सही है ये? अनुशंसा, अनुशंसा सही है रिकमेंडेशन का, प्रस्तावना, रिकमेंडेशन को अनुशंसा यहाँ पे लिखा हुआ है। द प्रोसेस बिगिन विन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर proposes reorganization and sends it for the presidential recommendation. सेकेंड जो होगा, द प्रेसिडेंट रेफर्स द प्रपोजल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर व्यू। द प्रेसिडेंट रेफर्स द प्रपोजल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर व्यूज। थर्ड जो है, आफ्टर रिसीविंग द स्टेट्स व्यूज or after specified period lapse का मतलब एक्सपायर कर गया। आफ्टर रिसीविंग द स्टेट्स व्यू और आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड lapse lapses का मतलब एक्सपायर हो जाना, ठीक है। lapses specified period lapses comma the bill is introduced in the parliament पार्लियामेंट के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आइदर हाउस। ऐसा नहीं है कि केवल वो एक ही हाउस में होगा, वो किसी भी हाउस में हो सकता है। हो गया इंट्रोड्यूस। फोर्थ हो गया, वंस द बोथ हाउस, फोर्थ पॉइंट है, वंस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पासेस द बिल, once both houses of parliament passes the bill, it is sent for presidential assent. It is sent for presidential assent, ASSENT, presidential assent, assent का मतलब स्वीकृति, कॉमा हो गया, presidential assent के बाद कॉमा, after which it's become law। क्लियर हो रही है ये चीजें। एक चीज और कंफ्यूजन आ सकता है कि मानिए अगर दोनों हाउस में अगर डेडलॉक हो जाए, डेडलॉक का मतलब एक हाउस भेजे दूसरे हाउस में, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, मानिए लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा में बिल को रोक दिया 6 महीने के लिए, कुछ सुनवाई ही नहीं हुई, या हो सकता है कि उसने एसेंट नहीं दिया, तो ऐसे केस में डेडलॉक क्रिएट होगा। डेडलॉक के केस में क्या होगा, डेडलॉक के केस में होता है कि वहां पे जॉइंट सिटिंग होती है। जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठते हैं और वहां पे बिल पास होता है। तो डेडलॉक के कंडीशन में जॉइंट सिटिंग यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं है, उसमें आपको सेपरेटली एसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है, आप लिख लीजिए, क्योंकि कभी पूछ दिया तो यू विल बी कंफ्यूज। और नीचे ये भी लिख लीजिएगा कि सिंपल मेजॉरिटी की नीड होती है,
It needed simple majority and joint session is allowed. आर्टिकल 1 to 3 here. आर्टिकल 4 बोलता है द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3. आर्टिकल 2 and 3 में टोटल प्रोसेस दे दिया है, लेकिन आर्टिकल 4 ये क्लेरिफाई करता है कि जो चीजें भी बन रही है आर्टिकल 2 and 3 के थ्रू, तो वो सिंपल प्रोसेस होगा, वो कोई स्पेशल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि द लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटेड इंसिडेंशियल एंड द कॉन्सिक्वेंशियल मैटर. जैसे जब आप स्टेट बदलेंगे तो शेड्यूल 1 बदलेंगे, क्योंकि एरिया तो बदल रहे हैं तो बदलना ही पड़ेगा. ठीक है, और आपका जो है ये शेड्यूल 4 भी बदलना पड़ेगा. शेड्यूल 4 में ये है कि उसमें डिफाइंड है कि किस स्टेट्स के बाद लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी. ठीक है, शेड्यूल 4 एक बार दिखा देता हूँ. शेड्यूल 4 में डिफाइंड है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट. काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं? राज्यसभा. राज्यसभा में कितनी सीटें लोकेटेड है, जैसे आंध्र प्रदेश को 11 है, तेलंगाना को 7 है, तो ये सब चीजें बदलनी पड़ेगी ना. अगर तेलंगाना को और छोटा बना दूं, यूपी को और छोटा बना दूं, यूपी के पास 31 है तो छोटा हो जाएगा, तो कुछ पार्ट उसको देना पड़ेगा पूर्वांचल को. यूपी के पास मानिए 31 है, 31 है, तोड़ दिया यूपी को, तो ये भी तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा ना. तो शेड्यूल 4 भी चेंज कर दें, और वहां पे सिर्फ 2 शेड्यूल तो पक्का चेंज करते हैं. यहाँ पे ये है कि और भी अगर कुछ भी चेंज करना हो कॉन्स्टिट्यूशन में, फोर्थ एंड द सप्लीमेंटल इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर. सप्लीमेंटल का मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए, इंसिडेंशियल का मतलब कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को फुलफिल करने के लिए, और कॉन्सिक्वेंस एक ही मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको एक तरीके से जो इंसिडेंट होगा उसको फुलफिल करने के लिए, और उसके कॉन्सिक्वेंस से जो भी मैटर क्रिएट होगा उसको फुलफिल करने के लिए अगर कोई भी चेंज करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो चेंज आर्टिकल 368 के द्वारा नहीं माना जाएगा. वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा चेंज करेंगे, सिंपल प्रोसेस के द्वारा चेंज करेंगे. यही लिखा है. ठीक है, refer to article 3 shall be contain such provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary given effect to the provision of the law and may also contain the such supplement incidental and the consequent. ये illegal भाषा है, तीनों का मतलब एक ही हुआ. ठीक है, provisions include provisions as the representation in the parliament and in the legislature or the legislature of the states. अगर उस legislature में भी change करना पड़ रहा है, all this will be the deemed necessary. ठीक है, वो किसके द्वारा सब कुछ हो रहा है? जो हम 2-3 में हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसी में ये सब चेंज हो जाएगा. ठीक है, और सामने और क्लियरिटी से लिख दिया है, नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed to be an amendment to this constitution for the purpose of article 368. मतलब जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन का बदलने के लिए, वो प्रोसेस इस पे लागू नहीं होगा, इस पे सिंपल लॉ ऑफ द पार्लियामेंट लागू होगा. यही आर्टिकल 4 करता है. 2 and 3 में असली प्रोविजन है, उसको क्लियरिफाई करने के लिए कि चेंजेस जो होंगे वो चेंजेस माने जाएंगे कि अपने आप 2-3 के थ्रू हो रहे हैं, और ये चेंजेस सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा. क्लियर? कोई ये लिख लीजिए आर्टिकल 4 को भी. आर्टिकल 4 law enacted under article 2 and 3, law enacted under article 2 and 3 comma even if they amend or affect constitution, even if they amend or affect the constitution, even if they amend or affect the constitution comma or not considered amendment under article 368, or not considered amendment under article 368. इसका मतलब कि कोई भी प्रोविजन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा. फिर से बोलता हूँ, लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 कॉमा इवन दे अमेंड और अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा are not considered amendment under article 368, are not considered amendments under article 368. second point और क्लियरिटी ला लीजिए. such law requires
only only a simple majority in parliament for passage. Such laws requires a simple majority in parliament for passage. क्लियर हो रहा है? तो क्या क्या पढ़े? पार्ट 1 खत्म, पार्ट 1 इतना ही है, इसके बाद सिटीजनशिप स्टार्ट होगा, लेकिन पार्ट 1 में अभी और हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का है कि इसके रिजल्ट से जो जो चेंजेज हुए हैं, जितने भी स्टेट्स बाद में बने हैं, वो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे कि सबसे पहले जो डिमांड आया था आंध्र प्रदेश का आया था। पहले आंध्र प्रदेश मद्रास का पार्ट था, फिर आंध्र प्रदेश को दोबारा तोड़ के अभी तेलंगाना बनाया। तो पहले आंध्र प्रदेश खुद पार्ट था मद्रास का, ठीक है, तो वो 1953 में हुआ था, उसको बहुत मूवमेंट हुआ था। इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो 1956 में जाके एक बार पूरी स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था। उस समय 14 स्टेट्स और 7 टेरिटरीज यूटीज बने थे। उसके बाद फिर से बॉम्बे तोड़ा, फिर ग्रेजुअली आप देखिएगा गोवा को हम इंक्लूड किए हैं, फिर पुडुचेरी को इंक्लूड किया, और फर्दर पंजाब को हमने 3 भागों में कंटिन्यूसली तोड़ा, फिर असम को रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है। फिर अभी आते आते आप देखिएगा कि जो हमारा ये झारखंड है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है, इसको अलग किया। और रिसेंटली 2014 में हमने आंध्र को फिर से तेलंगाना बनाया। 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया, और सबसे लेटेस्ट है 2020 में दमन दीव और ये दादर एंड नागर हवेली थे, ये दोनों दमन दीव एंड नागर एंड हवेली, ठीक है, ये दोनों अलग अलग यूटीज थे, इनको एक मिला के हमने एक यूटी बनाया जो लेटेस्ट है। तो ये प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे कि कल क्यों डिमांड है, कैसा है। 1 टू ये वाला क्लियर है? एक बार देख लीजिए आप लोग। पार्ट 2 यहीं से है, इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट हो जा रहा है, सिटीजनशिप। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट क्लियर किया। अब 1 बाय 1 आर्टिकल हम एक दूसरे के बाद पढ़ेंगे आज। 1 टू 4, 1 टू 4 इज टॉकिंग अबाउट द कि देश का नाम क्या है, फिर टेरिटरीज क्या है, इस देश के बाद में नेचर कैसे है, कंपेयर हमने यूएस से किया, यूएस का अलग नेचर है। ये बहुत फेमस फ्रेज है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स एंड इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियंस ऑफ द इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यूएस का कॉन्सेप्ट है दोनों इंडिस्ट्रक्टेबल है, इंडिया में यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल है, स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी तोड़ने का ही इसमें प्रोविजन दिया है। तोड़ने का इसलिए भी प्रोविजन दिया है क्योंकि इंडिया जो राजवाड़ों के बेसिस पे बना था, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोई भी स्टेट तब अच्छा बनता है जब उसमें एक तरीके से यूनिटी हो, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो। अब दो एक ही स्टेट में, एक पहाड़ के इस तरफ एक पहाड़ के उस तरफ नहीं बना सकते, क्योंकि उसको एडमिनिस्टर करने के लिए काफी दिक्कत होगी। तो कोशिश यही होती है कि एक तरफ का एरिया को हम एक स्टेट में डाल दें, दूसरे वाले को दूसरे स्टेट में डाल दें। जैसे यूपी और उत्तराखंड में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था, वो टोटल पहाड़ी एरिया, टोटल प्लेन एरिया, यहाँ से हम भेजते थे लखनऊ से एडमिनिस्टर करने के लिए, तो दिक्कतें आती थी, विरोध चलता था कंटिन्यूअसली। तो हमने अलग कर दिया कि वहाँ हिल एरिया है तो उसको अलग कर लीजिए और आप प्लेन को अलग कर लीजिए। अभी फिर दिक्कत आ रही है कि इतना बड़ा स्टेट है कि पूर्वांचल, ये जो हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया है, बीच में हरित प्रदेश की भी बीच की बात हो रही कि अवध, ये सब गोंडा ओंडा को पार्ट बना के हम ये बना दें। तो इसका भी डिमांड है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है। आप देखिएगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि यूपी बिहार इनका इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि कई देशों का है, टॉप 10 में हम लोग आते हैं स्टेट होके भी। तो गवर्नेंस कैसे पॉसिबल है? एक कलेक्टर 40 लाख लोगों का गवर्नेंस कर रहा है, तो कैसे लोग जाके उससे पूछेंगे कि अरे हमारा राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है? इसका मतलब यही है ना कि उसका एक्सेसिबिलिटी ज्यादा रहे। एक्सेसिबिलिटी ज्यादा कब रहेगी? जब पॉपुलेशन कम हो। यहाँ पे मैं 1000 लोगों का बैच भर रहा हूँ तो मैं ले पाऊंगा क्वायरीज? अगर कम लोगों का है, जितना कम है उतना 1 to 1 पर्सनल इंटरेक्शन होगा, तो आपके क्वायरीज अच्छे से रिड्रेस होंगे ना। वही मैं यहाँ को सब ये पूरे हॉल को बना लूँ और सबसे पीछे वाला बच्चे को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, तो नहीं पॉसिबल है, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। यही है स्टेट्स में भी, स्टेट्स का इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि ठीक से गवर्नेंस ही नहीं हो रहा है। अब ये पूर्वांचल के ही 10 जो स्टेट्स हैं, इनका आबादी 4 करोड़ है, जो 10 ये डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट्स की बात छोड़िए। तो दिस इज द केस, इसीलिए हमें रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत बार बार पड़ती है। तो पहला जो रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी वो तो राजवाड़ा बने थे, इसलिए
दूसरा इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, कि इकोनॉमिकली भी एक तरीके से सस्टेनेबल हो, ठीक है। लोगों का जो डिमांड है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, उनका जो ट्रेडिशन है, ये सब बेसिस पे भी एक हमें एफिनिटी दिखाने के लिए सेपरेट स्टेट की बनाने की जरूरत होती है। वो हम कल वाले में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो फाउंडिंग फादर थे उन्हें बहुत क्लियर था कि हमारा जो अभी का मैप है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, मैप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने प्रोविजन बहुत इजी दिया था। इसीलिए हमने देखा कि सब कुछ सिंपल मेजॉरिटी से करवा ले रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी डिसीजन लेना था, ठीक है। अब अदरवाइज अगर स्पेशल मेजॉरिटी की पे दिक्कत आती, वो प्रोसेस में बहुत फंस जाता, लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता, इसीलिए हमने हर चीज को सिंपल रखा है। आर्टिकल 2 से स्टार्ट हो जाता है। आर्टिकल 2 में यह है कि बाहर का स्टेट है उसको न्यू स्टेट के रूप में इंडिया में ऐड करना है, तो बहुत सिंपल है, पार्लियामेंट बना लेगा। लेकिन यूटीज में बनाना है तो फिर आपको अलग से अमेंडमेंट करना होगा, या अगर स्टेट को छोड़ के कुछ भी है तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे सिक्किम एक स्पेशल केस था, वहां पे हम उनको एसोसिएट स्टेट बना के ऐड किए थे, तो इसीलिए 2A हमने जोड़ा था। 3 है जो ऑलरेडी हमारे पार्ट है, उनको अगर तोड़ना है, उनके नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, तो वो आर्टिकल 3 के थ्रू होगा। 3 के थ्रू जो प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करेगा और रिकमेंडेशन के पहले उस स्टेट को उनका ओपिनियन लेगा। उस रेफरेंस में ही पीरियड भी है कि कितने टाइम में आपको रिप्लाई करना है। अगर रिप्लाई करे या ना करे, ना भी करे तो स्टेट समझेगा, ये प्रेसिडेंट ये समझेंगे कि उनका हामी है, तो वो प्रोसीड करेंगे आगे, पार्लियामेंट में प्रोसेस होगा। उसके बाद लास्ट में जो होगा दैट विल द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद लॉ बन गया, नया स्टेट बन गया नोटिफिकेशन के बाद, ठीक है। लास्ट में इन्होंने भी क्लियर किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें बदली जा रही हैं, लेकिन साफ साफ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोसेस हमें इजी बनाना है। क्लियर? इसमें इन्वॉल्वमेंट है शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 का बहुत क्लियर कट है। उसके सिवा भी अगर कुछ चेंज करना पड़े, मानिए कोई ट्राइबल एरिया उसमें आ रहा है, तो आप शेड्यूल 5 भी चेंज करेंगे, शेड्यूल 6 भी चेंज करेंगे, तो ऐसे केस में वो इसी के थ्रू होगा। कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो, वो अगर आर्टिकल 2 एंड 3 के थ्रू स्टेट या न्यू स्टेट, न्यू यूटीज बना रहे हैं, तो वो जितना भी होगा वो इसी के थ्रू होगा। क्लियर? So here I will conclude the session. Tomorrow again we will further proceed with the, या तो सिटीजनशिप से बढ़ेंगे या तो फंडामेंटल राइट से बढ़ेंगे। ओके।